सभी को नमस्ते। आज विज्ञान का अध्याय 5 गति एवं बल इसका अध्ययन करेंगे। गति की अवधारणा। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तब समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। गति के प्रकार। गति मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1, सरल रेखीय या इसको स्थानांतरण गति, सरल रेखीय गति या स्थानांतरण गति। ये क्या है? जब समतल पर रखे किसी पिंड को धक्का लगाते हैं तो वह एक सरल रेखा में गति करने लगता है तथा पिंड का प्रत्येक कण समान वेग से गति करता है। पिंड में होने वाली गति को सरल रेखीय गति अथवा स्थानांतरण गति कहते हैं। नंबर 2 है वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी केंद्र बिंदु के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमती है तब यह गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे चक्री, झूले की गति, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमना, इस तरह की जो ये गतियां हैं ये वृत्तीय गति माने वृत्त की परिधि के अनुदिश जो गतियां होती हैं वो वृत्तीय गति कहलाती हैं। नंबर 3 है घूर्णन गति। यदि कोई पिंड स्थिर अक्ष पर घूर्णन करता है तो उसमें होने वाली गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू की गति। इनमें वृत्तीय गति और घूर्णन गति में कोई बहुत अंतर नहीं है। ये अक्ष पर करती है गति घूर्णन गति जो होती है, और वो वृत्त की जो परिधि होती है या वृत्ताकार क्षेत्र में जो गति होती है उसको वृत्तीय गति कहते हैं। ये दोनों लगभग एक ही है। नंबर 4 है दोलन गति। जब कोई वस्तु एक ही पथ पर एक से अधिक बार गति करे, ये ध्यान रखना, जब कोई वस्तु एक ही पथ पर एक से अधिक बार गति करे तो इस प्रकार की गति को दोलन गति या आवर्त गति कहते हैं। जैसे लोलक की गति, सरल लोलक आपने देखा होगा। सरल लोलक को जब लगा देते हैं, लटका देते हैं तो वो अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है, इसको हम दोलन गति कहते हैं। नंबर 5 है प्रक्षेप्य गति। जब किसी पिंड को कुछ प्रारंभिक वेग दे करके फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय बल के प्रभाव में परवलयाकार पथ पर गति करने लगता है। इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी से ऊपर फेंका गया पत्थर या कोई गेंद, क्रिकेट के खिलाड़ी जब गेंद फेंकते हैं तो ये भी एक प्रक्षेप गति के उदाहरण के अंतर्गत आता है। अब आता है न्यूटन के गति विषयक नियम क्या है। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ कि सन 1686 में उन्होंने जो नियम थे वो नियम अपने तीनों दे दिए थे, किंतु जो उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है प्रिंसिपिया, इसमें सन 1687 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई उनकी पुस्तक प्रिंसिपिया में, तो इन नियमों को वहां से प्रतिपादित किया गया। इसलिए इनके सम्मान में गति के नियमों को न्यूटन के गति विषयक नियम कहा जाता है। जो भी गति के नियम है तो सीधे कह दिया जाता है न्यूटन के नियम, समझ जाते हैं सभी लोग कि गति विषयक नियम होंगे। नंबर 1 न्यूटन का प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक गतिमान रहेगी जब तक कि उसे किसी बाह्य बल लगाकर विश्राम की अवस्था में या विराम की अवस्था में न लाया जाए। न्यूटन के इस प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे विराम की अवस्था के कारण ही गाड़ी के अकस्मात चलने से उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, जबकि गाड़ी अकस्मात गतिशील होती है तो यात्री का निचला हिस्सा गतिशील हो जाता है
लेकिन विराम की अवस्था के कारण उसका ऊपर वाला भाग स्थिर रहना चाहता है, जिसके कारण ऊपर वाला भाग पीछे की ओर झुक जाता है और वह लुढ़क पड़ता है। इसी तरह से इसका दूसरा उदाहरण, जब वो ब्रेक लगाता है, गाड़ी में अचानक ब्रेक लगता है, तो क्या होता है कि मनुष्य के शरीर का जो नीचे का हिस्सा होता है वो गाड़ी की दिशा में ही गतिमान रहता है। अचानक ब्रेक लगा देने पर निचला हिस्सा गतिमान रहता है, किंतु शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो स्थिर रहता है। तो जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है तो गतिमान वस्तु पर ब्रेक लगा तो ऊपर का हिस्सा, वो जो स्थिर हिस्सा है, वो आगे की तरफ झुक जाता है। इस तरह से ये न्यूटन का प्रथम नियम है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नंबर 2 है न्यूटन का द्वितीय नियम। दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं, या इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। जैसे क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींच देता है खिलाड़ी। क्यों? क्योंकि यदि खिलाड़ी अपने हाथ को स्थिर रखकर गेंद पकड़ता है तो गेंद को रुकने में अधिक समय लगता है, जिससे वेग परिवर्तन की दर अधिक हो जाती है। अतः खिलाड़ी को गेंद रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है, जिससे खिलाड़ी की हथेली में चोट लग सकती है। इसलिए खिलाड़ी गेंद को अधिक समय तक रोकने के लिए अपने हाथ को गेंद की गति की दिशा में पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि वेग परिवर्तन की दर कम हो जाए तथा उसे कम बल लगाना पड़े। इसलिए हाथ में चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। इसी तरह से अन्य भी उदाहरण है। सीधे से समझ लें, संवेग परिवर्तन को कम करना पड़ता है, तब वो जो है चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। नंबर 3 है न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसको भी समझते हैं। जब जब बंदूक की गोली चलती है तो देखा होगा, बंदूक जो चलाता है उसके झटका लगता है पीछे की तरफ, तो वो भी एक क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। जब बंदूक की गोली छोड़ी जाती है तो उस गोली के क्रिया बल के कारण आगे बढ़ती है, परंतु गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में इतना ही प्रतिक्रिया बल लगाती है, अतः बंदूक पीछे की ओर भागती है तथा बंदूक चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। इसी तरह रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट में भी जिस प्रेशर से, जिस दाब से उसकी गैस निकलती है, उसी प्रेशर से वो आगे बढ़ता है। ऐसे ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ऊंचाई से जब कूदते हैं तो हमें चोट लग जाती है। उसी में अगर हम थोड़ा बैलेंस बना करके अगले पंजे को नीचे ले आते हैं तो थोड़ा कम चोट लगती है, क्योंकि उसको नीचे तक पहुंचने में थोड़ा समय मिल जाता है और संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे चोट लगने की संभावना कम होती है। ये तो 3 इनके न्यूटन के नियम हुए। इसके बाद एक इन्होंने और न्यूटन ने दिया है नियम, वो उसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन ने 1686 में ही बताया कि किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है। इस संबंध में न्यूटन ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यह नियम क्या है, किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला बल उन पिंडों के द्रव्यमानों को के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से उनके जो ये नियम है उनकी संक्षिप्त चर्चा हमने की। अब समझते हैं चाल। चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका सूत्र सामान्य सा है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की चाल होती है। नंबर 1 औसत चाल, नंबर 2 सापेक्ष चाल या आपेक्षिक चाल।
औसत चाल समझते हैं क्या है। किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, इसके अनुपात को उस पिंड की औसत चाल कहते हैं। इसका भी सूत्र सामान्य सा बन जाता है, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। दूरी को अगर d से डिनोट किया जाए तो वो d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस जब तक की जितनी दूरियां दी हों सभी का बटे t1 प्लस t2 प्लस t3 आदि। इस तरह से सभी दूरियों को जोड़ लेते हैं और उसका जो है समय से, सभी जो समय का योग हुआ उसके समय से भाग दे देते हैं, तो हमें औसत चाल प्राप्त हो जाती है। अब आता है सापेक्ष चाल या आपेक्षिक चाल। जब कोई गतिशील पिंड विपरीत दिशा में जा रहा हो तो आपेक्षिक चाल या सापेक्ष चाल उन दोनों पिंडों की चाल को जोड़ करके जो चाल प्राप्त होती है उसे सापेक्ष चाल उसकी कहते हैं, अगर वो विपरीत दिशा में दो गतिशील पिंड जा रहे हैं तब। और यदि पिंड एक ही दिशा में जा रहे हों तो उनकी सापेक्ष चाल उन दोनों पिंडों की चालों के अंतर के बराबर होती है। उन दोनों पिंडों का जो चालों का जो अंतर होगा वो उसकी सापेक्षिक चाल या अपेक्षिक चाल कहलाएगी। अब समझते हैं बल। बल के बारे में। बल क्या है? यह वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड की विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करे अथवा परिवर्तन की प्रवृत्ति उत्पन्न करे, बल कहलाता है। इसका बात मात्रक सीजीएस में देखते हैं। सीजीएस सिस्टम, जो सीजीएस प्रणाली अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाली, तो इसमें इसका मात्रक डायन होता है या इसे ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड कहते हैं। एमकेएस सिस्टम में इसका मात्रक न्यूटन होता है, जिसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एमकेएस में ग्राम किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका सूत्र अगर सामान्य तौर पे हम देखें तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर ma भी कहते हैं। अब बल के प्रकार, सामान्यतः बल निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पेशीय बल, नंबर 2 गुरुत्व बल, नंबर 3 चुंबकीय बल, नंबर 4 स्थिर विद्युत बल, नंबर 5 घर्षण बल, नंबर 6 नाभिकीय बल। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पेशीय बल की। तो किसी मनुष्यों, पशुओं एवं अन्य जंतुओं द्वारा कार्य करने के लिए अपने अपने शरीर से जो बल लगाया जाता है उसे पेशीय बल कहते हैं। सीधी सी सामान्य सी बात है। नंबर 2 है गुरुत्व बल। पृथ्वी अपने चारों ओर विद्यमान वस्तुओं को एवं सभी प्रकार के सक्रिय निष्क्रिय पिंडों पर बल का प्रभाव रखती है। यह बल चारों ओर की वस्तुओं को आकर्षित करता है। इसे गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब आता है नंबर 3 चुंबकीय बल। चुंबक के कारण लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल को चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल लौह वस्तुओं पर अधिक सक्रिय रहता है। नंबर 4 आता है स्थिर विद्युत बल। ये आपने काफी महसूस किया होगा कि कंघा अथवा प्लास्टिक की स्केल को अपने सूखे बालों में रगड़ते हैं तो उनमें स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है और यह आवेश एक बल लगाता है। इस बल के कारण कागज के टुकड़ों में गति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के अगर हम देखेंगे तो स्थिर विद्युत बल क्या हुआ? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। नंबर 5 है घर्षण बल। जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तब उस वस्तु की गति के विपरीत दिशा में बल सक्रिय हो जाता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। अगला नंबर है नाभिकीय बल। यह बल असंख्य ऊर्जा युक्त सूक्ष्म कण, अणु एवं परमाणुओं के एक नाभिक में परस्पर आबद्ध रखता है। यह नाभिकीय बल कहलाता है।
जब यह परस्पर विखंडित किया जाता है तब ये प्रतिक्रिया करके बल का निर्णय करते हैं। नाभिकीय बल ये गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत बल से कई गुना शक्तिशाली होता है। अब अदिश एवं सदिश राशियां, इसको भी समझ लेते हैं। अदिश राशि क्या है? जिन भौतिक राशियों को पूर्णता व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं, जैसे चाल, समय, कार्य, ऊर्जा आदि। इसी तरह सदिश राशियां जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, त्वरण, संवेग, भार आदि। अब इसके पश्चात देखते हैं घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल हमने समझ लिया था। घर्षण बल के प्रकार क्या हैं? घर्षण बल मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्थैतिक घर्षण बल। किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने पर जो घर्षण बल लगता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। नंबर 2 है सर्पी घर्षण बल। किसी सरकती हुई वस्तु की सतह पर लगने वाला बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। नंबर 3 है लोटनिक घर्षण बल। किसी लुढ़कती हुई वस्तु और सतह के बीच लगने वाला आकर्षण बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की कुछ विशेषताएं हैं, उसको समझते हैं। तो वो नंबर 1, दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 2 है लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम तथा स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। नंबर 3, घर्षण बल के कारण मशीनों में टूट फूट अधिक होती है। ये इसकी एक घर्षण बल की हानियां हैं। और ऊपर 2 इसकी विशेषताएं होती हैं। इस तरह से हमारा ये अध्याय 5 गति एवं बल ये भी समाप्त हो जाता है। इसे भी आप लोग ठीक से अध्ययन कर लें। बार बार जैसा कि मैं कह रहा हूँ, हर बार मैंने अनुरोध किया है कि इन वीडियोस को आप बार बार सुनें। जितनी बार अधिक सुनेंगे आपको ये कंठस्थ याद हो जाएगा। इसके पश्चात लिखने की जो विधि है उसको देखने के लिए हमने जो नोट्स बनाए हैं वो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। इनको देख करके आप निकाल सकते हैं। उस तरह से आप परीक्षाओं में इनको लिख सकते हैं। लिखने का तरीका उसमें दिया हुआ है। धन्यवाद। इसके पश्चात अब 1-2 दिन के बाद अगला अध्याय 6 के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हमने पहले ही कहा था कि 7 अध्याय आपके अंतर्गत पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं, उनको 7 वीडियो में ही पूर्ण करना है और 7 वीडियो में पूरा पाठ्यक्रम हम उसमें अध्ययन कर लेंगे। उसी प्रतिबद्धता के साथ हम ये सभी वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका पूरे एक सेमेस्टर का पाठ्यक्रम 7 वीडियो में ही पूर्ण हो जाए और आपका रिवीजन जो है वो फास्ट हो जाए, क्रैश कोर्स की तरह इस तरह से हो जाए। धन्यवाद।